आज हम कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है विलयन। तो विलयन में आज हम विलयन में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, जो विलयन है, सबसे पहले हम विलयन की परिभाषा जान लेते हैं। विलयन क्या होता है? तो विलयन को अगर हम देखें तो विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है। जो दो या दो से अधिक घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण मतलब जिसमें जो अवयव होते हैं वो एक साथ बराबर मात्रा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो वो विलयन है, जैसे चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वो विलयन है। तो जो नमक और जल है उसमें केवल दो घटक है, एक नमक है और एक जल है, इसलिए इसको द्विअंगी विलयन कहेंगे। द्विअंगी विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक को कहते हैं विलय और एक को कहते हैं विलायक। तो नमक के जलीय विलयन में विलय है नमक और विलायक है जल। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विलायक। विलायक किसे कहा जाएगा? विलायक जनरली हम सामान्यतः या जनरली हम उसे कहते हैं सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होता है। जो भी घटक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसको विलायक कहते हैं, और जो घटक क्या होता है कम मात्रा में होता है उसको विलय कहते हैं। ये केवल द्विअंगी विलयन के लिए है। तो जो विलायक होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है जिसमें विलयन उपस्थित होता है। जैसे जल में नमक है तो जल यहाँ पे विलायक है। अब हम जो विलयन होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। एक अंगी द्विअंगी विलयन हो सकता है। द्विअंगी विलयन में दो घटक होंगे। त्रिअंगी विलयन हो सकता है, उसमें तीन घटक होंगे। लेकिन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 12वीं में ये विलयन, इसमें जनरली द्विअंगी विलयन ही है। हम ज़्यादातर द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ेंगे। द्विअंगी विलयन यानी जिसमें दो ही घटक होते हैं। तो जिसमें दो घटक होंगे, एक विलायक होगा और एक विलय होगा। लेकिन अगर ज़्यादा त्रिअंगी विलयन है तो जो एक तो विलायक होता है उसे छोड़ के जितने भी घटक होते हैं सब क्या होते हैं? विलय होते हैं। जो बहुअंगी विलयन होता है जिसमें 3, 4, 5 घटक होते हैं उसमें विलायक के अतिरिक्त जितने भी घटक होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और द्विअंगी विलयन में क्या होता है? द्विअंगी विलयन में एक विलयन होता है और एक विलय होता है। एक विलय होता है और एक विलायक होता है। विलय क्या चीज़ है? जो कम मात्रा में होता है। विलायक क्या चीज़ है? जो अधिक मात्रा में होता है। जनरल हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलयन की सांद्रता क्या चीज़ है? विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक मात्रात्मक रूप से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, एक हम गुणात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। गुणात्मक रूप से हम प्रदर्शित कर सकते हैं विलयन तनु है या विलयन सांद्र है। तो विलयन तनु भी हो सकता है, सांद्र भी हो सकता है। तनु मतलब जिसमें विलायक की मात्रा अधिक है, विलय पदार्थ कम है, उसे तनु विलयन कहते हैं। या जनरली हम कह सकते हैं जिसमें जल की मात्रा अधिक है और विलय पदार्थ की मात्रा कम है उसको तनु कहा जाता है। और जिसमें विलय पदार्थ ज़्यादा होता है और विलायक कम होता है तो उसको हम सांद्र कहते हैं। तो विलयन क्या हो सकता है? ये गुणात्मक आकलन है। इसमें हम क्या बताते हैं? या तो तनु बताते हैं या सांद्र। लेकिन हम इससे विलयन को नापने में या विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में त्रुटियां हो सकती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम मात्रात्मक आकलन प्रयोग करते हैं। तो मात्रात्मक आकलन में सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं। जो मात्रात्मक रूप में विलयन की सांद्रता है उसको व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं। जो अधिकतर प्रयोग होने वाली विधियां हैं वो हम पढ़ रहे हैं। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोलंस, इसके अतिरिक्त पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये विधियां हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता क्या चीज़ है? कोई भी विलयन है उस विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यानी 1 लीटर जल में अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड का उपस्थित है तो इसका मतलब विलयन की मोलरता 1 मोल 1 है। आगे आपको समझ में, किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो जैसे अगर 1 लीटर विलयन में 1 मोल सोडियम क्लोराइड का उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। यानी किसी भी विलय का 1 मोल अगर 1 लीटर विलयन में उपस्थित है तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 कहते हैं मोलरता को। यानी किसी भी विलयन के 1 लीटर में जितने मोल विलय के घुले होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मोलरता कहा जाता है। मोलरता का सूत्र क्या है? देखिए, मोलरता का सूत्र है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में? लीटर में। अब देखिए, विलय के मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या उसको W/m कहते हैं। मोलों की संख्या क्या हो गई? W/m। यानी विलय हो गया, विलय की मात्रा होगी स्मॉल w और
जो मोलर द्रव्यमान है वो है कैपिटल M, यानी जो मोलों की संख्या होती है वो क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान यानी कि जो विलय की मात्रा है, विलय की जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल w, और M कैपिटल M क्या चीज़ है, विलय का मोलर द्रव्यमान, और V हो गया आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये मोलरता का फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पे लीटर की जगह मिलीलीटर हो जाए तो इंटू 1000 हो जाता है। अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में है तो इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी मोलरता बराबर W/M इंटू V इंटू 1000। मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। तो जो मोलरता का मात्रक होता है, मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। मोलरता का क्या मात्रक है, इकाई जो है वो मोल पर लीटर, और मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। सॉरी, मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। मोलरता क्या होती है, ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम मोलरता का प्रयोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए कम करते हैं, क्योंकि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर हम सर्दियों में कोई विलयन बनाते हैं, अगर उसको गर्मियों के लिए रख लेते हैं तो क्या होगा, जैसी गर्मियाँ आएंगी तो उसकी मोलरता परिवर्तित हो जाएगी, फिर सर्दी आएंगे तो उसकी मोलरता परिवर्तित, जैसे जैसे ताप परिवर्तित होगा वैसे वैसे मोलरता परिवर्तित हो जाएगी। क्यों सॉरी, क्योंकि मोलरता में हम प्रयोग करते हैं आयतन शब्द का। तो जो आयतन होता है पदार्थ का आयतन, वो ताप में परिवर्तित होने के साथ साथ बदल जाता है, इसलिए मोलरता ताप परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम अधिक लंबे समय तक रखे जाने वाले विलयनों की जो मोलर सांद्रता होती है उसको मोलरता में व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ताप परिवर्तन होने पर मोलरता में परिवर्तन हो सकता है। अगर हमें एकदम अभी यूज़ करना है विलयन तो हम उसकी सांद्रता को मोलरता में व्यक्त कर सकते हैं। तो मोलरता क्या होती है, ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया बोर्ड में, मोलरता और मोललता में से कौन ताप के साथ परिवर्तित हो जाता है और क्यों। ठीक, नेक्स्ट है मोललता। मोललता के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए मोलरता में क्या था, यहाँ पे 1 लीटर विलयन था, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 लीटर विलायक, 1 किलोग्राम विलायक हो गया। मोलरता और मोललता, यहाँ देख लीजिए ये मोललता है। मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंस है, मोललता में क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक होता है, और मोलरता में 1 लीटर विलियन होता है, 1 लीटर विलियन। अगर 1 लीटर विलियन में मोलों की संख्या होती है उसको हम कहते हैं मोलरता, लेकिन अगर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता होती है, और मोलरता क्या चीज़ थी, मोलरता थी 1 लीटर विलियन में। देख लिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोलरता जो होती है, मोलरता उसमें 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को कहते हैं, और जो मोललता है जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, मोललता वो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोलों की संख्या क्या होती है, W/M, इसकी जगह W/M रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे W/M इंटू कैपिटल W, ये क्या है, किलोग्राम में, यानी यहाँ पे द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। स्मॉल w विलय का भार हो गया, कैपिटल M मोलर द्रव्यमान हो गया विलय का, और कैपिटल W क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर हम किलोग्राम की जगह ग्राम कर देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। केवल क्या करा, किलो, यहाँ पे जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में कर दिया, तो इससे ये क्या हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। जो मोललता है उसकी इकाई होती है मोल पर केजी, और ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि इसमें आयतन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान पे ताप का इतना प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कहा जाए किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना है तो आप किस सांद्रता में व्यक्त करना चाहेंगे, आप मोललता में व्यक्त करना चाहेंगे या मोलरता में। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, मोललता को। क्यों प्रेफरेंस देंगे मोललता को, क्योंकि मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, जबकि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट हम कर सकते हैं मोल अंश से भी किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है। तो विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो मोल अंश होता है वो विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या और कुल मोल, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो किसी भी विलयन में उपस्थित घटक का मोल अंश होता है वो विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।
तो इसे x से या जाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोल अंश, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास द्विअंगीय विलयन है, द्विअंगीय विलयन A और B है, A के मोलों की संख्या Na है और B के मोलों की संख्या कितनी है, Nb है। तो मोल अंश क्या हो गया, अगर हम A का मोल अंश निकाले तो A का मोल अंश क्या हो गया, A के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में कितने घटक है, 2, तो दोनों के मोलों की संख्या कितनी है, एक की Na है एक की Nb, तो कुल मोल कितने हो गए, Na प्लस Nb, और A के मोलों की संख्या कितनी होगी, Na। तो A का जो मोल अंश होगा वो A के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगी। A के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, जो मोल अंश होगा वो किसके बराबर होगा, A के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। किसका मोल अंश, A का। अगर हम B का मोल अंश निकालें तो B के मोल अंश में क्या हो जाएगा, B का मोल अंश हो जाएगा B के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। आगे होगा समझ में, किसी भी विलयन का जो मोल अंश होता है वो मोल प्रभाज भी कहते हैं इसको। मोल अंश जो होता है वो उस घटक के विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के और हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीकों में मोललता एवं मोल अंश पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता के द्वारा भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है। नॉर्मलता क्या होता है, मोलरता और नॉर्मलता में थोड़ा सा फर्क है। मोलरता की याद दिला देता हूं आपको, मोलरता क्या पढ़ा था हमने, मोलरता में हमने पढ़ा था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। नॉर्मलता में क्या होता है, नॉर्मलता में जो विलय के मोलों की संख्या है ना, उसकी जगह ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाती है। आ गया होगा समझ में, नॉर्मलता और मोलरता का अंतर पता चल गया होगा। नॉर्मलता क्या चीज है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या चीज है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कहते हैं नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल N। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम, फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्या होता है नॉर्मलता का फॉर्मूला, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहां देखिए, यहां देखो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, W/E इंटू V किस में होगा, लीटर में। देखिए जो W/E है ना, यही ग्राम तुल्यांक है। हमने लिखा था ना अभी, यहाँ हमने पीछे क्या लिखा था, पीछे हमने लिखा था ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। तो ग्राम तुल्यांक हो गया W/E और विलयन का आयतन हो गया V। तो देखिए W/E क्या चीज है, ग्राम तुल्यांक। W/E है ग्राम तुल्यांक। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करा। यहाँ पे V में लीटर की जगह क्या कर दिया, मिलीलीटर। तो अगर आयतन मिलीलीटर में होगा तो ऊपर इंटू 1000 आ जाएगा। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो गया, W/E इंटू 1000 इंटू V मिलीलीटर। क्या होगा, अगर मिलीलीटर में होगा तो ऊपर इंटू 1000 आ जाएगा। और नॉर्मलता की जो इकाई होती है वो होती है ग्राम तुल्यांक पर लीटर। क्या होती है, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। देखिए W क्या चीज है, यहाँ पे विलय की मात्रा। E क्या चीज है, यहाँ पे E यहाँ पे है तुल्यांकी भार। और V क्या चीज है, आयतन। पता चल गया, W हो गया विलय की मात्रा, E हो गया तुल्यांकी भार और V हो गया आयतन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है तुल्यांकी भार। हम इसमें तुल्यांकी भार पढ़ा अभी, E तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे होगा अम्लता। अम्लता किसकी होती है, क्षार की। अगर क्षार है, क्षार का हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे हैं, तो तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणुभार बटे अम्लीयता। तो अम्लीयता कैसे पता चलेगी, अम्लीयता पता चलती है क्षार से। जैसे NaOH है, NaOH जल में घुलने पर कितने OH आयन देता है, 1 OH आयन। तो इसलिए इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 1। अगर ये कोई भी क्षार जल में घुलने पर 2 OH नेगेटिव आयन देता है तो उसकी अम्लीयता 2 हो जाएगी। तो अम्लीयता की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, क्षारकता भी हो सकता है। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता। ये भी क्या है, तुल्यांकी भार के बराबर। क्षारकता या क्षारीयता कहते हैं, बेसिसिटी। ये किसकी होती है, अम्ल की बेसिसिटी होती है। पता कैसे चलेगा अम्ल की बेसिसिटी, जैसे HCl है, HCl जल में वियोजित होकर 1+ H+ आयन देता है, एक
H+ आयन देता है, इसलिए इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी 1। तो जो भी अम्ल विलयन जल में घुल करके जितने H+ आयन प्रोवाइड करते हैं वो उसकी क्या हो जाती है क्षारीयता। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 अगर हम देखें H2SO4 को, H2SO4 अगर हम देखें, देखो H2SO4 जल में घुल के कितने H आयन देगा, 2 H आयन देगा। तो H2SO4 का अणुभार 98 हो गया, तो इसकी क्षारीयता 2 है, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो तुल्यांकी भार कितना हो गया H2SO4 का 49। तो आपको पता चल गया होगा अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार अणुभार को उसकी क्षारीयता से डिवाइड कर देंगे। अब क्षारीयता में यहाँ पे क्या होगा, क्षारीयता की जगह पे क्या हो सकता है, संयोजकता भी हो सकती है। अगर अणुभार को संयोजकता से भी भाग कर दें तो भी तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो गया, तुल्यांकी भार बराबर हो गया M/X। M क्या चीज है, अणुभार, और X क्या चीज है, X अम्लीयता भी हो सकती है, क्षारीयता भी हो सकती है और संयोजकता भी हो सकती है। इस तरह से हम तुल्यांकी भार E ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तरीका जिसके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। इसका नाम है पार्ट पर मिलियन यानी ppm। ppm का प्रयोग तब किया जाता है जब विलय की मात्रा बहुत कम होती है। जब किसी विलयन में विलय बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है तो उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम ppm का प्रयोग करते हैं। तो ppm का प्रयोग कहाँ पे देखा होगा आपने ppm का प्रयोग देखा होगा जब हम जल की कठोरता को व्यक्त करते हैं। जल की कठोरता आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो जल की कठोरता को व्यक्त करने के लिए हम ppm का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप ब्लड टेस्ट की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भी ppm वर्ड यूज होता है। तो ppm का प्रयोग तभी किया जाता है जब विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, अगर विलयन कितना है 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन कितना होता है 10⁶ ग्राम। अगर विलयन के 1 मिलियन ग्राम में विलय के जितने भी ग्राम उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ppm। यानी किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को कहते हैं पार्ट पर मिलियन। इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या। यानी विलयन का कितना भाग होना चाहिए 1 मिलियन, और उसमें विलय के जितने भी भाग उपस्थित होंगे उसी को क्या कहते हैं, ppm कहते हैं। तो ppm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ppm का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ppm बराबर यानी पार्ट पर मिलियन बराबर होगा विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा इनटू 10⁶। तो ये हो गया ppm का फॉर्मूला। ppm बराबर होता है विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁶। अब नेक्स्ट तरीके से हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं किसी विलयन की सांद्रता को। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम W/W प्रतिशत यानी द्रव्यमान प्रतिशत का भी प्रयोग कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलय की जितने ग्राम मात्रा घुली होती है उसको हम कहते हैं W/W प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। मान लेते हैं 100 ग्राम विलयन है और उसमें 5 ग्राम विलय पदार्थ उपस्थित है, तो वो हो जाएगा 5% W/W। पता चल गया कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम में जितना विलय की ग्राम में मात्रा, देखिए दोनों ग्राम में, विलयन भी ग्राम में और विलय भी ग्राम में, इसलिए इसको द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कि किसी विलयन के 100 ग्राम में जितना विलय पदार्थ ग्राम में घुला होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, W/W बराबर क्या हो जाएगा, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का भार किस में होना चाहिए, ग्राम में, बटे विलयन का भार वो भी होना चाहिए ग्राम में, और इनटू कितना 100। तो ये फॉर्मूला हो गया W/W प्रतिशत का, विलय का ग्राम में भार, विलयन का ग्राम में भार गुणा 100। इसका एक एग्जांपल से हम फिर समझ सकते हैं। ये बॉटल है हमारे पास, हम मान लेते हैं इस बॉटल में क्या है 100 ग्राम विलयन है। इस बॉटल में कितना विलयन है 100 ग्राम। अगर इस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम H2SO4 है, जो 100 ग्राम विलयन है अगर उसमें 10 ग्राम क्या है H2SO4 उपस्थित है, तो इसको हम क्या कहेंगे 10% W/W H2SO4 कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, 10% W/W H2SO4 का विलयन। अगर यहाँ पे 10 की जगह 15 ग्राम होता तो ये 15% हो जाता। तो अब आपको पता चल गया, 100 ग्राम विलयन में जितने ग्राम विलय पदार्थ उपस्थित होता है वही उसकी ग्राम W/W परसेंटेज होती है।
अगला तरीका कौन सा है? अगला तरीका भी व्यक्त करने का सांद्रता को v बाई वी प्रतिशत। v बाई वी प्रतिशत किसे कहते हैं? आयतन आयतन प्रतिशत। इसको क्या कहते हैं? आयतन आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। आयतन आयतन प्रतिशत क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे विलयन का भी आयतन है और विलय का भी आयतन है। यानी वहां पे क्या पढ़ा था हमने? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, उसको हमने W बाई डब्ल्यू कहा था। अब V बाई वी यानी कि आयतन आयतन प्रतिशत है। तो आयतन आयतन प्रतिशत किसे कहा जाएगा? आयतन आयतन प्रतिशत होता है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित या घुली हुई विलय की मिलीलीटर में मात्रा। यानी 100 मिलीलीटर विलयन में विलय की मिलीलीटर में जितनी मात्रा उपस्थित है उसको हम क्या कहेंगे? आयतन आयतन प्रतिशत। क्योंकि यहाँ पे विलयन का भी आयतन है और विलय का भी आयतन है, इसलिए इसको आयतन आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा को हम कहते हैं आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। v बाई वी प्रतिशत बराबर होता है विलय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। देखिए वहां पे क्या होता था? यहाँ पे भार होता था, विलय का भार और आयतन विलयन का भार, लेकिन यहाँ पे दोनों का आयतन आ गया। विलय का आयतन मिलीलीटर में और विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो v बाई वी प्रतिशत का आ गया। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक बॉटल है, इस बॉटल में हम मान लेते हैं क्या है? 100 मिलीलीटर विलयन है। अगर इस 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर H2SO4 उपस्थित है तो इस विलयन की जो सांद्रता हो जाएगी वो 10% V बाई वी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10% V बाई वी H2SO4। अगर 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर H2SO4 उपस्थित है तो उस विलयन को हम कहेंगे 10% V बाई वी H2SO4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम? एक और तरीके से हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, W बाई वी। देखिए पहला वाला क्या था? W बाई डब्ल्यू यानी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, यानी विलयन भी ग्राम में था और विलय भी ग्राम में था। दूसरा था V बाई वी प्रतिशत यानी आयतन आयतन प्रतिशत, उसमें विलयन भी मिलीलीटर में था, विलय भी मिलीलीटर में था। अब है W बाई वी प्रतिशत। W बाई वी प्रतिशत का मतलब हुआ आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या चीज हुआ? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी विलय तो ग्राम में रहेगा लेकिन विलयन मिलीलीटर में रहेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हुई विलय की ग्राम में मात्रा। देखिए विलयन किसमें है? मिलीलीटर में, और विलय किसमें है? ग्राम में। विलयन तो मिलीलीटर में और विलय किसमें? ग्राम में। यानी 100 मिलीलीटर विलयन में जितने भी ग्राम विलय के घुले होते हैं या उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं, हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। W बाई डब्ल्यू वी का फॉर्मूला क्या है? वी प्रतिशत का विलय का ग्राम में भार, यानी विलय का भार तो ग्राम में होना चाहिए बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और इनटू क्या होना चाहिए? 100। इसको कहते हैं W बाई वी प्रतिशत। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम मान लेते हैं एक बॉटल है, इसमें कितना विलयन है? 100 मिलीलीटर विलयन है। अगर इस 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम H2SO4 है। देख ले ये आयतन है और विलय का क्या है? ग्राम, भार उपस्थित है। तो 100 मिलीलीटर में अगर 10 ग्राम H2SO4 है तो इसको क्या कहेंगे? 10% W बाई वी H2SO4 कहेंगे। अब तीनों को देख लेते हैं। पहला वाला था W बाई डब्ल्यू यानी विलयन भी 100 ग्राम था और विलय की जितनी ग्राम मात्रा उपस्थित होगी। दूसरा था V बाई वी, तो विलयन के 100 मिलीलीटर में यानी आयतन आ गया, विलय के जितने मिलीलीटर उपस्थित होते। तीसरा W बाई वी यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में जितने ग्राम विलय के उपस्थित होते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल कर लें। अब ये हमने तरीके देख लिए सांद्रता को किन किन तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, तो इनके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा इससे पहले कुछ टर्म्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं हम। देखिए इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। M, अगर हमारे पास आ गया M, किसी सॉल्यूशन की जो सांद्रता है उसको M में व्यक्त किया है तो M का मतलब होता है मोलर। मोलर का मतलब जिस विलयन की मोलरता 1 होती है उसको हम मोलर विलयन कहते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा है M/2। क्या है? M/2। इसको कहते हैं सेमी मोलर। सेमी मोलर का क्या मतलब है? जिसकी मोलरता 1/2 होती है, इसको बाई मोलर भी कहते हैं। तो सॉरी, ऐसा विलयन जिसकी मोलरता कितनी होती है? 1/2 होती है, उसको सेमी मोलर कहते हैं। तीसरा देखिए M/10, इसको कहते हैं डेसी मोलर। ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1/10 होती है उसको डेसी मोलर कहते हैं। अब देखिए सेंटी मोलर, जिसकी मोलरता कितनी होती है? 100 होती है, 1/100। जिस विलयन की मोलरता कितनी होगी? 1/100, उसको क्या कहेंगे? सेंटी मोलर विलयन कहेंगे।
अब देखिए ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इन पे सांद्रता वाले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए 4 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा को 1 लीटर जलीय विलयन में घोला है, तो हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, W बराबर 4 ग्राम। स्मॉल w क्या होता है, विलय की मात्रा। तो विलय क्या है हमारे पास, NaOH, और NaOH के कितने ग्राम उपस्थित है, 4 ग्राम। तो स्मॉल w बराबर आ गया 4 ग्राम। अब देखिए क्या दिया है, विलयन का आयतन किस में दिया है, लीटर में। तो विलयन का आयतन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 1 लीटर जलीय विलयन घुला है। तो विलयन का आयतन कितना दिया है, 1 लीटर। तो V बराबर हो गया 1 लीटर। अब हमें NaOH का मोल अणुभार निकालना है। NaOH ही तो है, कास्टिक सोडा दिया है, तो इसका अणुभार निकालना है, विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार क्या होगा, NaOH बराबर NaOH, देखो Na कितना हो गया 23, O कितना हो गया 16। जो सोडियम का परमाणु भार है वो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, सबको जोड़ देंगे तो 40, यानी NaOH का अणुभार हो गया 40। तो M बराबर कितना हो गया 40। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन से हमें पता चल गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है W/M × V। V किस में, लीटर में। तो हमारे पास V लीटर में ही है, देख लीजिए V किस में दिया है, लीटर में। तो देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, W की जगह कितना हो गया 4 ग्राम, इसकी मोलर अणुभार कितना हो गया 40, आयतन कितना हो गया 1। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। यानी जो विलयन हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मोलरता कितनी आ गई 0.1 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं या 0.1 M लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। 20% द्रव्यमान, 20% द्रव्यमान का मतलब 20% W/W। तो अभी हमने पढ़ा था W/W कंसंट्रेशन। तो W/W कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम में जितने ग्राम विलय की मात्रा उपस्थित होती है। तो यहाँ पे देखिए 20% C2H6O2 का क्या मतलब है, यानी 20% एथिलीन ग्लाइकॉल का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो इसमें विलयन कुछ दिया तो है नहीं, अल्कोहल में बना रखा है, विलयन किस में बना रखा है। तो जिसमें ऐसा नहीं दिया रहता तो हम जलीय विलयन मान लेते हैं। तो ये जलीय विलयन है। तो इस विलयन में 2 घटक उपस्थित हैं, एक एथिलीन ग्लाइकॉल और एक जल। तो 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है और विलयन कितना है 100। तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो जल कितना बचा 80। आगे समझ में। देखिए 20% एथिलीन ग्लाइकॉल से हमें 3 चीजें पता चल रही है। एक तो पता चल रहा है विलयन 100 ग्राम है, दूसरा पता चल रहा है विलय 20 ग्राम है, और दोनों को माइनस कर देंगे तो विलायक आ जाएगा कितना 80 ग्राम। तो हमारे पास क्या क्या कुछ चीजें गिवन हो गई। अब हमारे पास आ गया WA क्या चीज है, एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान कितना 20 ग्राम। WB क्या चीज है, जल का द्रव्यमान, 100 माइनस 20 कर दिया तो कितना आ गया 80 ग्राम। अब निकालेंगे अणुभार। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार देखिए 2, कार्बन कितने 2, 2 गुणा 12 हो गया, हाइड्रोजन कितने 6, 1 गुणा 6 हो गया, ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 × 16 हो गया। तो कितना हो गया 24 + 6 + 32, तो सबको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 62। ऐसी दूसरा घटक क्या हमारे पास, दूसरा घटक है जल। तो जल का निकालेंगे तो जल के लिए कितना, हाइड्रोजन कितने 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 18। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया, MA यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार 62 पता चल गया। MB यानी एथिलीन ग्लाइकॉल वो जल का अणुभार कितना 18 पता चल गया। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन। अब हम निकालेंगे दोनों के मोलों की संख्या, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान बटे एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार। NB यानी कि जल के मोलों की संख्या कितनी होगी, जल का ग्राम में द्रव्यमान बटे जल का अणुभार। तो WA कितना दिया हमें क्वेश्चन में, MA कितना है 62 एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार, और WA यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान कितना है 20/62। ये आ गया हमारे पास क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या। अब NB निकालेंगे तो NB के लिए 18 क्या चीज है, जल का अणुभार, और जल का द्रव्यमान कितना है ग्राम में 80 ग्राम। अभी देखा था ना हमने पीछे, फिर से देख लेते हैं हम एक बार। देखिए WA कितना देर का 20, WB कितना है 80, MA कितना है 62 और MB कितना है 18। अब हमें क्या निकालनी है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला, WA की जगह हमने कितना रख दिया, WA की जगह 20 और MA की जगह 62, MB की जगह 18 और WB की जगह 80। अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो Na बराबर कितना आ जाएगा, Na बराबर आ जाएगा 0.322 मोल,
और NB बराबर आ जाएगा 4.444 मोल, यानी एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ गए 0.322 और जल के मोल आ गए 4.444 मोल। अब मोल अंश का फॉर्मूला होता है ये, मोल अंश का फॉर्मूला क्या है, Na/Na+NB, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया हमारा एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या कितनी है, 0.322 और ये हो गया Na दोनों रख दिए, और NB जल के मोलों की संख्या 4.444। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.62। देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने, क्या रखा, Na, यानी एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या कितनी होगी, 0.322, और यहाँ पे भी एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या आनी थी Na। अगर हम देखेंगे, देखिए एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या विलियन में, तो विलियन में कुल मोल कितने हो गए हमारे पास, देखिए पहले एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या रखेंगे 0.322, क्योंकि हमने एक इसको मान रखा है एथिलीन ग्लाइकोल को, यहाँ पे भी 0.322, और NB क्या चीज़ है, जल के मोलों की संख्या, वो कितनी है 4.444। तो इसको अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके इसको भाग कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको भाग करने के बाद आएगा हमारे पास 0.068। तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश पूछा था, तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश कितना हो गया, 0.068। और जल का मोल अंश निकालने के लिए देखिए कोई भी विलियन, उसमें जितने घटक उपस्थित होते हैं उन सभी घटकों के मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इस विलियन में कितने घटक हैं, 2 घटक, एक घटक हमने ज्ञात कर लिया है, तो दूसरा घटक कैसा आएगा, 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से अगर हम 0.068 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.932। तो ये किसका, जल का मोल अंश हो गया। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम और आगे इसके जो न्यूमेरिकल है सांद्रता वाले वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।